प्रश्न है सही विकल्प पसंद करके उत्तर दीजिए। इसमें पार्ट 1 है, यदि 2x + 3y = 5 तथा 3x + 2y = 10 हो तो x + y क्या होगा। ये 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमें बताना है। इसके लिए हमें इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। ओके, तो यहाँ पर मैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रही हूँ, विलोपन विधि का। आप चाहे तो कोई दूसरा मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड का मतलब है चाहे तो x को बराबर बना दें, चाहे हम यहाँ पर y को बराबर बना दें। तो मैं यहाँ पर x के दोनों नंबर्स को बराबर बना रही हूँ। इसके लिए समीकरण 1 को इस वाले 3 से गुणा करना है और समीकरण 2 को इस वाले 2 से गुणा करना है। तो हमारे x वाले दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे। देखो कैसे, 3 दूनी 6x, 3 तिया 9y, 3 पंजे 15। अब 2 तिया 6, 2 दूनी 4y और 2 धाम 20। ओके, तो x वाले दोनों नंबर बराबर हो चुके हैं। अब नीचे वाले सभी के निशान हम बदल देंगे। ओके, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। यहाँ पर आ गया 9 में से 4 को माइनस, क्योंकि अब ये माइनस होगा। तो 9 में से 4 को माइनस करने पर 5y और यहाँ पर ये 15 - 20, यानी कि 20 में से 15 को माइनस करने पर 5 और निशान बड़े नंबर का आएगा। तो ये हो गया -5। ओके, अब ये दोनों गुणा हो रहे हैं, 5 इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया -1। y का मान आ गया -1। अब इस y के मान को मैं समीकरण 1 में यहाँ पे पुट करके x का मान निकाल रही हूँ। ओके, तो ये समीकरण 1 है। y = -1 समीकरण 1 में रखने पर, यानी कि यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, तो 2x + 3 और y की जगह -1 = 5। 2x ± 3 एकम 3 और ये 5। अब ये -3 है, इसको इधर ले जाएंगे तो +3, 5 और 3 हो गया 8। अब ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, ये 2 इस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा x = 4। ओके, तो इस तरह x = 4 और y = -1। तो x + y हमें करना है, तो x की जगह 4 और y की जगह -1। 4 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस और ये 1। 4 में से 1 को माइनस किया तो आंसर आया 3, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आ रहा है 3। x + y करने पे आंसर आ रहा है 3। ओके, प्रश्न 2 है, द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 का विविक्त कर क्या होगा। ओके, तो ऑप्शन 4 हमें दिए हैं, हमें एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ये है समीकरण। अब अकॉर्डिंग टू दिस a बराबर है 4, b बराबर भी है 4 और c बराबर है 1। विविक्त कर का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। तो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। b है यहाँ पर 4। ओके, तो 4 का वर्ग -4 फॉर्मूले से a का मान है 4 और c बराबर है 1। ओके, अब 4 का वर्ग होता है 16 और ये सब होंगे गुणा, 4 चौक 16 और यहाँ पर है माइनस। 16 में से 16 गया तो आंसर आ गया 0, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न 3, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए A2 यानी कि दूसरा पद 10 है तथा A3 यानी कि तीसरा पद 8 है तो सार्व अंतर D क्या होगा। ओके, तो A2 दूसरे पद को हम लिख सकते हैं A + 1D, तीसरे पद को हम लिख सकते हैं A + 2D। ओके, तो A + D यानी कि दूसरा पद हमें दिया है 10 और तीसरा पद हमें दिया है 8। ओके, अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह लिखने के बाद नीचे वाले सभी नंबर के निशान होंगे चेंज। ये प्लस का है माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये प्लस का है ये माइनस, तो अब ये हो गया -2D और ये +D। ओके, 2 में से 1 माइनस करने पर आया -1D। 1 हम नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर आ गया -1D। इसी प्रकार ये 10 - 8 तो कितना आ गया 2 आ गया।
अब ये माइनस यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो d बराबर यानी कि सार्वंतर आ गया -2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 4, बिंदु 2, 3 तथा बिंदु 5, 7 के बीच की दूरी है। 4 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए जो हमें गिवन बिंदु है इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे। अब ये है दूरी सूत्र। ओके, तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये y2 है। अब जो ये दूरी सूत्र है इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओके, x2 तो x2 है 5 माइनस x1 है 2 और इस पर है स्क्वायर, प्लस y2 है 7 माइनस और फिर है y1 तो y1 है 3 और इस पर है स्क्वायर। ओके, अब इसे हम करेंगे सिंप्लीफाई। 5 में से 2 गया तो 3 और इस पे वर्ग है, प्लस 7 में से 3 गया तो 4 और इस पे है स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 9 + 16 हो गया 25। अब 25 5 का वर्ग है तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 5, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 हो तो ए बराबर क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन है, हमें सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वही फॉर्मूला यहाँ पर भी है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर ए की जगह यदि हम 30 डिग्री लिखते हैं तो आंसर आएगा 1, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न 6, यदि z माइनस एम बराबर ए m माइनस एक्स हो तो a बराबर क्या होगा। ये है z का फॉर्मूला 3m माइनस 2x बार और इसका आंसर आएगा 2। ओके, दिस इज द आंसर। कोष्ठक में दिए गए सही उत्तर का चयन करें। प्रश्न 7 है HCF ऑफ 13 और 15। HCF बताना है 13 और 15 का। यहाँ कोष्ठक में 3 आंसर दिए हैं, सही आंसर हमें सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले 13 का लेंगे LCM, 13 एकम 13, फिर 15 का LCM, 3 पंजे 15, 5 एकम 5। ओके, तो 13 के फैक्टर्स हो गए 13 × 1, 15 के फैक्टर्स हैं 3 × 5 × 1। ओके, तो आप देख सकते हैं दोनों ही के फैक्टर्स में एक ही कॉमन है, इसमें भी एक आता है और इसमें भी एक आता है, इसलिए HCF होगा 13 और 15 का सिर्फ 1। दिस इज द आंसर। प्रश्न 8, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के शून्यक x तथा y हो तो x y क्या होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। तो बहुपद है 2x² माइनस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अकॉर्डिंग टू दिस a बराबर है 2, b बराबर है -7, c बराबर है -6। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा है शून्यों का गुणाकार। तो शून्यों का गुणाकार का फॉर्मूला होता है c/a। तो c है यहाँ पर -6, ये लिख देंगे, a है यहाँ पर 2। अब कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, तो आंसर आ गया -3, यानी कि x y शून्यों का गुणाकार आ गया -3। तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट है। प्रश्न 9, समतल पासे को एक बार उछालने पर अंक 7 आए उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, सही ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। अब पासे पर अंक होते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से आगे पासे पर अंक नहीं होते, तो 7 आने की प्रायिकता बिल्कुल 0 है। ओके, तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि पासे पर 6 तक ही अंक होते हैं, 6 के बाद कोई अंक नहीं होते, इसलिए 7 आने की प्रायिकता 0 है। प्रश्न 10, यदि साइन A बराबर कॉस A हो तो A बराबर क्या होगा। ये 3 ऑप्शन हमें दिए हैं, करेक्ट ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना है। इस प्रश्न का मतलब है कि साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू कौन से कोण पे बराबर होती है। तो ये आंसर आपको मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में। ओके, इस तरह की कुछ टेबल होती है, मैंने जहाँ तक आंसर है वहीं तक टेबल बनाई है, ठीक है, आप बुक में देख लेना।
ये है कोण का माप 0, 30, 45, साइन ए कॉस ए। तो आप देख सकते हैं 45 डिग्री पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है, यानी कि 1/√2, 1/√2। ओके, तो हमारा आंसर आएगा 45 डिग्री, क्योंकि साइन और कॉस की दोनों की वैल्यू एकदम इक्वल होती है 45 डिग्री पे। तो आंसर आएगा 45 डिग्री। ओके। प्रश्न 11, एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं डैश हो सकती हैं। ओके, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हैं 1, 2, अनेक। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा होती क्या है। जो वृत्त को स्पर्श करके निकले, टच करके निकले, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ओके, जैसे ये देखो, ये वृत्त को टच करके निकली है तो ये स्पर्श रेखा है। फिर इस प्रकार ये वृत्त को टच करके निकली है, स्पर्श रेखा है। ये वृत्त को टच करके निकली है, स्पर्श रेखा है। ये वृत्त को टच करके निकली है, ये भी वृत्त को टच करके निकले हैं। ठीक है, तो ये सभी हो गई स्पर्श रेखाएं। अब इसने पूछा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं डैश, मतलब कि कितनी हो सकती हैं, 1, 2 या अनेक। तो आंसर आएगा अनेक। ठीक है, क्योंकि एक वृत्त पे आप कहीं भी स्पर्श रेखा डाल सकते हो, इसलिए एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। प्रश्न 12, प्रेक्षणों 0, 2, 15, 10, 18, 24, 8 का विस्तार डैश है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। अब विस्तार का मतलब है कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर 24 जो है इन सभी में से सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि प्रेक्षणों इनका विस्तार है 24। ओके, 24 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है सत्य या असत्य बताइए। ओके, तो प्रश्न 13 है एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए बी हो तो ए तथा बी अविभाज्य पूर्णांक हैं। अविभाज्य का मतलब है जिनका गुणनखंड केवल एक ही हो। तो यहाँ ए का भी गुणनखंड एक है और बी का भी गुणनखंड एक ही है, इसलिए ए तथा बी अविभाज्य पूर्णांक हैं। तो ये सत्य होगा, दिस इज द आंसर। प्रश्न 14 में हमें दिया है द्विघात बहुपद x² - 4 के 3 शून्यक हैं। ये सत्य है या असत्य, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले इसे हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। हमें दिया है x² - 4, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता नज़र आ रहा है जो होता है a² - b², और इसको ओपन करने पर मिलता है a - b और a + b। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला x², तो यहाँ पे हम x² लगा देंगे, और 4 वर्ग होता है 2 का। ओके, 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 वर्ग होता है 2 का, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया कौन सा, a² - b²। तो इसे हम ओपन करेंगे। अब a का मतलब है x, b का मतलब है 2, तो x - 2 और फिर एक बारी x + 2, एक बारी माइनस में एक बारी प्लस में। ठीक है, अब इन दोनों को हम 0 के इक्वेट रख देंगे। x - 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0। अब ये -2 है, इधर आके +2 हो गया, ये +2 है, इधर आके -2 हो गया। तो शून्यक आ गए बहुपदी के सिर्फ 2। ओके, और इन्होंने दिया है कि x² - 4 के 3 शून्यक हैं, जो कि बिल्कुल असत्य है। ओके, तो इसे हम लिखेंगे असत्य, दिस इज द आंसर। प्रश्न 15, यदि x बराबर 2 तथा y बराबर 3 यह द्विचर रैखिक समीकरण ax + 2y बराबर 10, तो a का मान 2 है। ओके, हमें सत्य या असत्य बताना है। तो इसके लिए हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये द्विचर रैखिक समीकरण है। यहाँ पर x का मान दिया है 2, तो x की जगह हम पुट करेंगे 2, और y बराबर दिया है 3, तो y की जगह लिख देंगे 3। ओके, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी x की और y की। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2a, 2 3 जा 6, और ये 10। ये 6 यहाँ प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 10 में से 6 माइनस करेंगे तो आएगा 4। ओके, अब ये 2a यहाँ गुणा हो रहा है, इस 2 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये भाग में जाएगा। अब 2 से 4 को कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो a का मान आ गया 2, यानी कि जो हमें स्टेटमेंट दी है वो सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे हम सत्य। ओके,
सत्य लिखना है आपको, a बराबर 2 है। ओके। प्रश्न 16, यदि पी ए बराबर 0.38 हो तो पी ए बार 0.62 होगा। ओके, हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट सत्य है या असत्य। तो पी ए प्लस पी ए बार बराबर होता है 1, ये फॉर्मूला है। ओके, तो पी ए का मान दिया है 0.38, पी ए बार का मान दिया है 0.62, हमने यहाँ पर पुट कर दिया, बराबर होता है 1। अब अगर इन दोनों को प्लस करके 1 आता है तो गिवन स्टेटमेंट सत्य है। ओके, तो इन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो ये प्लस कर रहे हैं यहाँ पर, 8 और 2 होता है 10, 10 का 0 ऊपर गया 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 का 0 ऊपर गया 1, तो ये आ गया 1, पॉइंट के नीचे होना चाहिए पॉइंट। ओके, तो इन दोनों को प्लस करने पर 1 ही आ रहा है, यानी कि LHS बराबर आ गया RHS। ओके, तो गिवन स्टेटमेंट हमारी सत्य है, सत्य। ओके, दिस इज द आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य, एक शब्द या एक अंक में दीजिए। ओके, तो प्रश्न 17 है, एक समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। ओके, योग ज्ञात करने का यानी कि हमें सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, जिसे शॉर्ट में SN कहते हैं, उसका फॉर्मूला बताना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया सूत्र और यही है आंसर। ओके। प्रश्न 18, एक वृत्त की त्रिज्या 3 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या 5 है तथा बहिर्भाग में स्पर्श करे तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। यहाँ पर हमें 2 वृत्त दिए हैं, जिसमें एक की त्रिज्या है 3 और दूसरे की त्रिज्या है 5। ओके, तथा बहिर्भाग में स्पर्श करे। अब ये बहिर्भाग यानी कि बाहर वाले भाग में स्पर्श कर रही है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी होगी। हमें फाइंड करना है AM MB या कहें AB। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ P, यह दोनों वृत्त का उभयनिष्ठ केंद्र है। ये जो P है, ये दोनों ही वृत्त का केंद्र है। ओके, छोटे वृत्त का भी और बड़े वृत्त का भी। बड़े वृत्त की जीवा AB, ये जो बड़ा वृत्त है इसकी ये जीवा है। ओके, इसे हम जीवा कहते हैं AB। छोटे वृत्त को M बिंदु पर, ये जो छोटा वृत्त है इसको M बिंदु पर स्पर्श करती है, इसलिए PM लंब है AB। ये जो PM है ये AB पर लंब है, ये लंब का निशान है। ओके, इसलिए कोण AMP 90 डिग्री हो गया। कोण AMP यहाँ पर हो गया ये 90 डिग्री का। ओके, तो त्रिभुज AMP में, त्रिभुज AMP में कोण AMP है 90 डिग्री का। ओके, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय अनुसार। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ओके, तो इसलिए देखो AP यहाँ पर कर्ण है, AM यहाँ पर ये आधार है। ओके, और PM यहाँ पर ये PM है, ये लंब है। ठीक है, हमें कर्ण का मान दिया है 5, PM क्या है लंब, ये उसका मान दिया है 3, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। AM हमें फाइंड करना है। ओके, तो कर्ण 5 और PM यानी कि लंब 3। अब इसे सॉल्व कर देंगे। 5 का वर्ग होता है 25, AM हमें नहीं पता, 3 का वर्ग है 9। अब इस 9 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस का था माइनस का हो गया, 25 में से 9 गया तो आया 16। यहाँ पर जो स्क्वायर है इस तरफ जाएगा तो ये रूट बन जाएगा। ठीक है, अब 16 वर्ग होता है 4 का, इसलिए AM आ गया 4। ओके, अब AM 4 आ गया तो MB भी तो 4 ही होगा। कैसे, देखो, अब जीवा AB 2M है, 2AM। ओके, डबल है AM की, देखो डबल है, ये जो है AM की डबल हो जाएगी, AM की डबल, क्योंकि 2 हिस्से बिल्कुल बराबर हैं, तो AM जितना होगा MB भी उतना होगा, और 4 + 4 हो जाएगा 8, वो हो जाएगा AB। ठीक है, तो इस प्रकार जीवा AB है डबल AM की, तो 2 और AM आया है 4, तो 4 दूनी हो गया 8, यानी कि AB हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर। प्रश्न 19,
किसी घटना की प्रायिकता उससे बड़ी या उसके बराबर होती है, तो इसका आंसर है 0, क्योंकि यहाँ पर प्रायिकता का सूत्र होता है PA प्लस PA बराबर 1। मान लो PA है 0.32 और PA बार है 0.68 बराबर 1। अब 0.32 को हमने इस तरफ शिफ्ट किया, यहाँ प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो जाएगा। 1 में से हम माइनस कर रहे हैं 0.32 को, यहाँ पर मैंने माइनस किया है। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6 और यहाँ पे आ गया 0, 0 में से 0 गया तो 0.68। तो किसी घटना की प्रायिकता या तो 1 से छोटी होगी, मतलब हमेशा 1 से छोटी ही होगी, ना ही तो 1 के बराबर होगी और ना ही 1 से बड़ी होगी। किसी भी घटना की प्रायिकता उससे छोटी होगी, बड़ी या उसके बराबर नहीं होगी, इसलिए आंसर आएगा 0। ओके। प्रश्न 20, वर्ग 250 से 270 का वर्ग चिन्ह डैश होगा। ओके, तो इसके लिए हमें करना है 250 प्लस 270 और फिर उसे करना है 2 से भाग। तो यहाँ पर प्लस कर रहे हैं 0 0 0, 5 और 7 12 का 2, ऊपर गया 1, 2 2 4 और 1 5, प्लस करने पर आया 520। ओके, 520 आ गया। अब इस 520 को हम भाग करेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 5 में से 4 गया 1, उतारा 2, 2 6 12। इस 0 को हम आंसर में लगा देंगे, तो 250 से 270 का वर्ग चिन्ह आ गया 260। दिस इज द आंसर। अगला प्रश्न है जोड़े बनाएं। ओके, तो इसके लिए 21 में दिया है बेलनाकार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2πRh। ओके, 22 में दिया है शंकु का आयतन, इसके लिए सही आंसर है 1/3 πr²h। ओके, फिर 23 में दिया है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, जिसका फार्मूला होता है πr(θ/180। 24 दिया है कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है πr²θ/360। ओके। प्रश्न 51, निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये सारणी है, इसमें दैनिक खर्च है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 एंड सो ऑन। परिवारों की संख्या है जिसे हम FI कहते हैं, 4 5 12 2 2। ओके, अब इसमें हमें निकालनी है सबसे पहले मध्य कीमत। ओके, तो मध्य कीमत कैसे निकालते हैं वो हम अगले पेज पर सीखेंगे। मध्य कीमत पहला हमें दिया है 100 से 150, तो 100 प्लस 150 और उसे भाग करेंगे 2 से, तो 100 और 150 होते हैं 250। 250 को 2 से भाग करेंगे तो आएगा 125। अगला है 150 से 200, तो 150 प्लस 200 और उसको भाग करना है 2 से। 150 प्लस 200 होता है 350। 350 को 2 से भाग करने पे आएगा 175। नेक्स्ट है 200 से 250, तो करेंगे 200 प्लस 250 और भाग 2 से। 200 प्लस 250 होता है 450 और उसे भाग करना है अगेन 2 से। 2 से भाग करेंगे 450 को, तो आंसर आएगा 225। ओके, इस तरह से हमारी मध्य कीमत जिसे हम XI कहते हैं वो निकल कर आएंगी। ओके, अब मध्य कीमत यानी कि XI में ही जो बीच का नंबर होता है उसे हम A मानते हैं। A का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, माना हुआ माध्यक। ओके, माना हुआ माध्यक, अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन। ओके, उसके बाद है UI। अब UI कैसे निकालते हैं, देखो पहले लेंगे XI, तो 125 माइनस A यानी कि अज्यूम्ड मीन 225। ठीक है, 125 माइनस 225 अपॉन में है H का मतलब होता है इन सभी का अंतर जो कि है 50। कैसे, 150 में से 100 माइनस करो 50, 200 में से 150 माइनस करो 50, है ना। इस तरह से H यानी कि हाइट हमारी है यहाँ पर 50। तो इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक बारी, अगले पेज पर है। XI माइनस A, XI मैंने बताया अभी 125 और A अज्यूम्ड मीन 225 अपॉन में H यानी कि 50। 225 में से 125 को माइनस करने पर -100 अपॉन में 50।
बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए माइनस, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आंसर आ गया -2। इसी प्रकार दूसरा xi दूसरे नंबर पे है 175 माइनस a है यहाँ पे 225, वो सभी में सेम रहेगा, और h है 50, ये भी सभी में सेम रहेगा। 225 में से 175 को माइनस करेंगे तो आएगा -50 अपॉन में 50, 50 से 50 कैंसिल, आ गया -1। ओके, तो पहला हमने सॉल्व किया -2, फिर आया -1, बीच में जिसको हमने अज्यूम्ड मीन माना है वो आएगा हमेशा 0, और फिर नीचे प्लस का 1 प्लस का 2। अगर ऊपर माइनस के हैं तो नीचे हमेशा प्लस के ही नंबर आएंगे, बस ऊपर माइनस के होंगे और नीचे प्लस के, तो आगे आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है FI यानी कि ये FI और ये है UI, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 4 दूनी 8, 5 एकम 5, 12 0 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ओके, अब FI का टोटल है यहाँ पे 25 और FI का टोटल भी हमें करना है। तो ऊपर वाली सभी डिजिट माइनस की हैं, तो 8 और 5 हो गया -13, और नीचे 4 और 2 है 6। तो इस तरह से ये 13 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -7। FI का आंसर आ गया -7। ऊपर की दोनों ही नंबर माइनस के हैं तो वो प्लस होंगे और निशान बड़े नंबर का आएगा, और नीचे के 4 और 2 6, तो 13 में से 6 माइनस करने पर आया -7। ओके, अब यहाँ पर माध्य निकालने का फार्मूला है a प्लस सिग्मा FI अपॉन में सिग्मा FI इंटू में h। ओके, तो a यानी कि अज्यूम्ड मीन हमने लिया है 225, FI है -7, सिग्मा FI है 25, हाइट है हमारी यहाँ पर 50। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 225 एज इट इज़, यहाँ पर ये गुणा हो रहे हैं, तो 50 गुणा -7 हो गया 350 अपॉन में 25। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 225 एज इट इज़, 25 से 350 को यहाँ पर हमने भाग किया, 25 एकम 25, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 2 गया 1, और ये वाला 0, ठीक है। 25 चौके 100, तो ये पूरा आ गया 14, यानी कि ये वाला माइनस और 14। 225 में से 14 को माइनस करने पे आंसर आएगा 211 रुपये। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 52, नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है, विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें माध्यक ज्ञात करना है। ओके, तो ये है टेबल, पहले में दिया है भार और वो है किलोग्राम में, फिर है विद्यार्थियों की संख्या, और फिर है संचयी आवृत्ति। ओके, तो ये दोनों टेबल्स तो हमें क्वेश्चन में दी होती हैं, संचयी आवृत्ति हमें बनानी पड़ती है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 2, 2 और 3 5, 5 और 8 हो गया 13, 13 और 6 हो गया 19, 19 और 6 हो गया 25, 25 और 3 हो गया 28, 28 और 2 हो गया 30। इस तरह से सभी को हम प्लस करते जाएंगे तो हमारी बन जाएगी संचयी आवृत्ति। ओके, अब माध्यक भार ज्ञात करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं जो फॉर्मूला में पुट करनी है। ठीक है, यहाँ से होता है h, h का मतलब है इन सब का डिफरेंस, यानी कि 45 माइनस 40 50, 50 माइनस 45 5, 55 माइनस 50 5, यानी कि इन सब का अंतर है 5, जिसे हम h कहेंगे। ओके, h बराबर आ गया 5, इन सब का अंतर। फिर हमारा देखो यहाँ पर एक होता है n/2, तो n है यहाँ पे 30, तो 30/2 हो गया 15। 2 से 30 को हम भाग करेंगे तो हमें मिलेगा 15। ओके, n/2 आया है 15। देखो ये n 30 है, n का मतलब है विद्यार्थियों की संख्या कुल कितनी है 30, तो n/2 यानी कि 30/2 आ गया 15। अब इस 15 को देखना है, पहले जो हमारा n/2 आया है वो है 15, और 15 कहाँ पर आता है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में। ठीक है, 13 और 19 के बीच में आता है 15, तो यहाँ से हम लेंगे, देखो 13 और 19 के बीच में है 15। ठीक है, तो अब 19 को लेना है, यानी बड़े नंबर को लेना है। इसके सामने वाला होता है f और इसके सामने वाला होता है माध्यक वर्ग, है ना।
ये होता है माध्यक वर्ग। कौन सा? 19 के सामने वाला माध्यक वर्ग, इसके सामने वाला हो जाएगा f, और यहाँ से तिरछा जो होगा मतलब कि 13 वो होगा CF। ये सारी वैल्यूज़ हमें फॉर्मूला में पुट करनी है। ओके, n/2 आया 15, 15 13 और 19 के बीच में है, तो पहले हम लेंगे 19, 19 के सामने वाला जो होगा माध्यक वर्ग, और इसमें जो होगा ये छोटा वाला ये होगा L, लोवेस्ट टर्म। ठीक है, L 55, इसके सामने वाला 6 ये हो गया F, और इससे तिरछा इस तरफ 13 ये होगा CF। ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज़ अब हमें फॉर्मूला में पुट करनी है। n बराबर है 30, तो इन सभी वैल्यूज़ को हम यहाँ फॉर्मूला में पुट करेंगे। n है 30, n/2 15, माध्यक वर्ग 55 से 60, तो इसलिए L हो गया 55 लोएस्ट टर्म। ठीक है, F हो गया 6, CF 13 और H है 5। अब ये है माध्यक का फॉर्मूला, सभी वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे। L 55, n/2 15 माइनस CF है 13, F है 6 गुणा में H है 5। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 55 एज इट इज़, 15 में से 13 माइनस किया 2 अपॉन में 6 गुणा में 5। ओके, अब ये गुणा हो रहा है, 5 दूनी 10/6। अब ये दोनों ही 2 से कैंसिल होंगे, 2 पंजे 2 तिये, तो आ गया 5/3। ठीक है, तो 5/3 यानी कि 5/3, तो 3 से हम करेंगे भाग। ठीक है, 5/3 है तो 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2। अब यहाँ आगे कुछ नहीं है तो यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0, तो ये हो गया 3 6 18, 10 में से 8 गया 2, अगेन 2 आ गया, तो इस तरह से 6 6 6 ही आता रहेगा। ओके, तो आंसर आ गया 1.6। किसका आंसर आ गया? ये आ गया 5/3 को भाग करने पर हमारा आंसर आया 1.6। ओके, इस तरह से। अब इसको करेंगे प्लस, तो कैसे प्लस करते हैं? 55 + 1.6, 55 को ऐसे लिखेंगे 55.00 और फिर है 1.6। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ये 0 6 0 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 और 1 6, और ये हो गया 5, तो हमारा आंसर आ गया 56.60। ओके, माध्यक आ गया 56.60 लिखो या 56.6 लिखो। ठीक है, दिस इज द आंसर। प्रश्न 53, एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 7 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक मतलब होता है कि कोई भी कंचा हम निकाल सकते हैं, निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल नहीं हो, सफ़ेद नहीं हो, हरा हो, लाल या सफ़ेद हो। ओके, तो हमारे पास 5 लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 7 हरे कंचे हैं। ओके, तो कुल कंचे हैं हमारे पास 5 + 8 + 7 यानी कि 20। ओके, तो पार्ट 1 में हमें दिया है, पार्ट 1 को हम मान लेंगे माना कि घटना ए। ओके, कंचा लाल नहीं हो। ओके, आपको ध्यान देना है, कंचा लाल नहीं हो बोला है इसने, तो अनुकूल परिणामों की संख्या, उसने कहा है कंचा लाल नहीं हो, तो लाल कंचा नहीं हो तो इसे ख़त्म कर दो यहाँ पर, क्योंकि ये कह रहा है कि कंचा लाल नहीं होना चाहिए। हमारे पास 5 लाल कंचे हैं तो इन्हें छोड़ दो, क्योंकि उसने कहा है कंचा लाल नहीं हो, इसलिए लाल को छोड़ दो। अब बचे सफ़ेद और हरा, तो सफ़ेद हैं 8 और 7 हैं हरे, तो 8 + 7 कितने हो गए? 15। तो अब जो कंचा निकलेगा वो 15 में से ही निकलेगा, इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या यानी कि PA 15/20। कुल हमेशा नीचे लिखना है और जो अनुकूल परिणामों की संख्या है वो ऊपर लिखनी है। अब यहाँ पर करेंगे कैंसिल, 5 × 15, 5 × 20, आंसर आ गया 3/4। ओके 2, माना कि घटना भी कंचा सफ़ेद नहीं हो। ओके, तो सफ़ेद नहीं की बात कर रहा है, तो सॉरी सफ़ेद नहीं की बात कर रहा है, तो इन 8 को हमें अब छोड़ देना है, क्योंकि सफ़ेद नहीं बोला है। बचे कितने? 5 और 7 यानी कि लाल और हरा, तो ये हो गए 12। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 12, तो PB 12/20। कुल हमेशा नीचे लिखना है। अब इसे हम कैंसिल करेंगे, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, यानी कि आंसर आ गया 3/5। ओके
आगे चलते हैं। माना कि घटना सी कंचा हरा हो। ओके, तो हरे कंचे की बात हो रही है यहाँ पर, हरा कंचा हो। तो हरे कंचे कितने हैं हमारे पास? 7 हैं। ठीक है, तो 7/20 अनुकूल परिणामों की संख्या 7, क्योंकि हरे कंचे 7 हैं, तो 7/20 कुल हमेशा नीचे आएगा। ओके, लास्ट है। माना कि घटना डी कंचा लाल या सफ़ेद हो। लाल भी हो सकता है या सफ़ेद भी हो सकता है। तो लाल कितने हैं? 5, और सफ़ेद कितने हैं? 8। ओके, तो 8 और 5 हो गए 13। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लाल और सफ़ेद की बात हुई है, तो लाल है 5 और 8 हैं सफ़ेद, तो 8 और 5 हो गए 13। अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 13, कुल है 20, तो PD हो गया 13/20। ओके, दिस इज द आंसर। प्रश्न 54। एक पेटी में 100 डिस्क हैं जिन पर 1 से 100 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी। इसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, उनके हमें आंसर बताने हैं। ओके, तो सबसे पहले कुल परिणामों की संख्या होगी 100, क्योंकि 1 से 100 तक संख्याएं कहाँ हैं, तो कुल परिणाम हो जाएंगे यहाँ पर 100। ओके, तो पार्ट 1 में है कि पूर्ण वर्ग संख्या, इसका मतलब है 1 से 100 तक में पूर्ण वर्ग संख्याएं कितनी हैं। तो पहले वो देखते हैं। पूर्ण वर्ग 1 से लेके 100 तक में देखो, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। यदि हम 11 का वर्ग लेंगे तो वो 121 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास संख्या है 1 से 100 तक। ओके, तो 1 से 100 तक में पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 10। ओके, तो पूर्ण वर्ग संख्या हो घटना ए है, 1 से 100 तक में पूर्ण वर्ग संख्याएं आती हैं 10। इसे हम लिखेंगे PA, क्योंकि ये पहली घटना है। ओके, तो 1 से 100 तक में पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 10, कुल हमेशा नीचे लिखना है जो है 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, आंसर आ गया 1/10। अगला है पूर्ण घन संख्या। तो पूर्ण घन मतलब घात 3। 1 से 100 तक में पूर्ण घन संख्याएं कितनी हैं? तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, जो हमें नहीं लेना है, क्योंकि हमें 1 से 100 तक में बताना है कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं जो पूर्ण घन हैं। ओके, 1 से 100 तक में पूर्ण घन संख्या हो वह घटना B है, इसलिए लिखेंगे PB। तो 4 संख्याएं हैं, 1 से लेके 100 तक में 4 पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो 4 कुल हमेशा नीचे आएगा, यानी कि 100। 4 से कैंसिल करेंगे तो आएगा, 4 से 100 को भाग करेंगे तो आएगा 1/25। ओके, उसके बाद कहा है 10 से विभाज्य संख्या हो। तो 10 से विभाज्य, अब 10 से विभाज्य संख्या का मतलब है 1 से लेके 100 तक में कितनी संख्याएं हैं जो 10 से विभाज्य, यानी कि 10 से पूरी भाग होती हैं। तो 10 का टेबल पूरा लिख देंगे। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये 10 संख्याएं हैं। ठीक है, 10 से विभाज्य संख्या हो वह घटना C है, PC। 10 संख्याएं हैं जो 1 से लेके 100 तक में 10 से विभाज्य होती हैं, तो 10 ऊपर, कुल हमेशा नीचे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, आंसर आ गया 1/10। ओके, उसके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा है 3 अंकों की संख्या, यानी कि 1 से 100 तक में 3 अंकों की कितनी संख्या है। तो कितनी होगी? एक ही होगी ना, क्योंकि 1 से 100 तक में एक ही संख्या होगी जिसमें 3 अंक हैं। अगर हम इससे पहले जाएं तो 99 98 इस तरह से आएगा कुछ, है ना। तो 1 से लेके 100 तक में केवल एक संख्या होगी जिसमें 3 अंक होंगे, और वह है 100। ओके, तो पार्ट 4 में दिया है 3 अंकों की संख्या हो वह घटना D है, यानी कि PD। तो एक ही संख्या है जिसमें 3 अंक होंगे, तो एक ऊपर और कुल हमेशा नीचे। अब क्योंकि नीचे 2 0 है तो ऊपर 2 राइट साइड से काउंट करके हम पॉइंट लगाएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे एक नंबर है,
दूसरा नंबर हम 2 नंबर पूरे करने के लिए हम यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो इस तरह से आंसर आ गया 0.01। दिस इज द आंसर।